आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए की मीडिया की चौपाल में हम बात करते हैं शहर के प्रतिष्ठित पत्रकारों से, जानते हैं उनके विचार, समझते हैं उनके नज़रिए को। बात होती है मुद्दों की जो आप सबसे जुड़ी हो, आपकी दिलचस्पी की हो। आज हम लेकर आए हैं सियासत पर एक मुलाकात। बात होगी पूरी सियासत की, कांग्रेस और भाजपा की स्थिति की। और हमारे बीच में इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ अतुल दुबे जी और नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी। तो चर्चा की शुरुआत हम करते हैं कि कांग्रेस में संगठन चुनाव की दुदुम्बी बज चुकी है और अब सारे रथी जो हैं वो अपने अपनी सेना को सजाने में लग गए हैं। बीआरओ से लेकर डीआरओ, पीआरओ सभी की नियुक्ति हो गई है और अब जहां कार्यकर्ता अपने पद को हासिल करने के लिए बेताब हों, वहीं कांग्रेस के नेता भी अपने सिपा सलारों को, अपने झंडा बरदारों को पद से नवाज कर उन्हें अपने पाले में लाने की फिराक में है। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की, जहां जिला संगठन से लेके प्रदेश संगठन के चुनाव होने वाले हैं। दीप शर्मा जी, कांग्रेस में चुनाव की आहट शुरू हो गई है, बीआरओ से लेके पीआरओ तक नियुक्त हो गए हैं और सभी लोग खेमेबंदी में लग गए हैं अपने अपने खेमे के नेताओं को पद से नवाजने के लिए। इस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं अपनी बात रखना चाहूँगा देवेंद्र मिश्रा जी कि डीएनए को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि शहर के ज्वलंत मुद्दाओं को लेके जितने भी जनहित से जुड़े हैं जो समस्या, उनको उठाने के लिए और ख़ासकर राजनीतिक मंथन करने के लिए बगैर किसी लाग लपेट के और बगैर किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो राजनीतिक मंथन हो रहे हैं, उसके लिए डीएनए धन्यवाद के पात्र है और आप विशेषकर धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद मैं अपने बात रखना चाहूँगा कि भले दिखावा ही सही, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं लोकतंत्र नज़र आ रहा है। अभी तक तो थोपे हुए जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, थोपे हुए संगठन के पदाधिकारी हुआ करते थे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कांग्रेस के अंदर होने जा रहा है, भले वो दिखावा हो। अब रही बात ये कि अपन बात कर रहे हैं कि अपने अपने सिपा सलार, अपने अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर जो गुटबंदी ये हो रही है, लामबंदी हो रही है, ये तो शुरू से चला आ रहा है। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, राजनीति का एक परिभाषा ही, बहुत प्राचीन परिभाषा ही है गुटबाजी जो है। और गुटबाजी हर पार्टी में देखने को मिलती है, हर राजनीतिक पार्टी में देखने को मिलती है, कोई नई बात नहीं है। रही बात, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश सचिव गुरमुख सिंह ओरा जी, जो 2 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं, उनकी जिला अध्यक्ष की दावादारी को लेके लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं और ख़ासकर कांग्रेस को लोग असमंजस की स्थिति में है कि ये दावेदारी आखिर हुआ क्यों। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग, इनका ये कहना है कि ये बहुत कहने मतलब ये है कि जिला अध्यक्ष पद के होड़ में अगर होरा जी शामिल हैं, पूर्व विधायक जी, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत घिसे हुए राजनीतिक हैं, बहुत गहरे राजनीतिक पकड़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई और दूसरा खेल भी हो सकता है। वो दूसरा खेल क्या हो सकता है ये तो भी खुलासा नहीं हो पाएगा, आने वाले समय में हो सकता है खुलासा हो जाए। लेकिन ये तय है कि गुटबाजी तो चरम सीमा पे है कांग्रेस में। दुबे जी, गुरमुख सिंह होरा जैसा कि बताया कि दावेदारी जिला अध्यक्ष पद के लिए हो रही है, ये क्या स्वाभाविक दावेदारी है या इसके पीछे कोई राज है, कोई गुटबाजी का संदेश है कि कहीं पुराना मामला को लेकर बदला लें या कहीं न कहीं एक परेशान करने की कोशिश तो नहीं है? मुझे वो जो आपने बोला परेशान करने की कोशिश, मुझे लगता है कि जो उनने जो एक फेंका है, जो अभी जो संगठन में बैठे हुए लोग हैं, उनको उनकी क्षमताएं दिखाने या अपनी क्षमताएं उभारने या दोनों में आपस में एक वो दिखाने के लिए कि हम भी ताकतवर हैं, अकेले मत आप खेलिए। क्योंकि अभी तक ये है कि केवल एक वो चल रहा है रामगोपाल अग्रवाल जी का, और जो उनके बाकी छर्रे हैं वो सब कांग्रेस को चला रहे हैं। और जो भी इसके पीछे जो चल रहा है वो तो खैर आप सबको पता है कि क्या क्या चलता रहता है। कांग्रेस या भाजपा कोई भी सत्ता में हो, तो उसको रोकने के लिए और उस संगठन में अपनी वो बनाने के लिए कि हम भी ताकतवर हैं अभी भी। उनने कहीं बोला भी है कि वो मुझे 20 साल पहले वाला हो रहा समझिए, चुनाव की मुझे जो जानकारी मिली है, तो उनने एक फेंका है पासा कि बाकियों को शांति से ना बैठने दिया जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनने फाका मतलब पासा फेंका जरूर है। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अगला सवाल हमारा पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी से, जो राजनीतिक पर बहुत पहली नज़र रखते हैं। रज्जाक रिजवी जी, ये जो होरा जी की दावेदारी है, ये इसमें कहाँ कितना वजन मानते हैं? ये सिर्फ अभी
आहट दे के पीछे हट जाएंगे या कुछ असर डालेंगे आने वाले समय में? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और अभी आप लोग देखे होंगे कि पिछले महीने राजस्थान के उदयपुर में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बातचीत हुई थी और वो ये था कि हमको पूरे देश में अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करना है और उसी के दृष्टिकोण, उसी के मद्देनज़र ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव छत्तीसगढ़ में होने हैं इसलिए कि 2 साल हो गए हैं और सभी जो अध्यक्ष से लेके और जिला अध्यक्ष सभी लोगों का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और इसके लिए DRO, BRO आदि सब लोगों की नियुक्ति हो गई है। और पिछले दिनों यहाँ जिला एक राजीव भवन में DRO आए थे और उनके साथ बैठक भी हुई और जैसा कि ये पता लगा है कि गुरमुख सिंह होरा के जो समर्थक लोग हैं उन्होंने उनकी तरफ से दावा किया है कि हमारे DRO ये भी जिला अध्यक्ष के लिए होंगे। बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक तरीके से जहाँ भी चुनाव होता है जिस भी राजनीतिक पार्टी का, तो किसी को भी अधिकार रहता है वो अपना दावा कर सकता है। गुरमुख सिंह होरा ने अगर कोई दावेदारी की है तो मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गुरमुख सिंह होरा डेफिनेट ये मान के चलिए कि मेरी जहाँ तक उनके बारे में जो मेरी निजी राय है वो मैं उनको पॉलिटिक्स की एक यूनिवर्सिटी मानता हूँ और उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त करीब वो 50 साल से सक्रिय राजनीति में हैं और वो राजनीति के दाव पेच को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब रहा सवाल कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या उनका दाव है क्या नहीं है, ये तो आने वाले समय में बताएगा। अगर उनको चुनाव लड़ना ही है तो पहले मेरे हिसाब से तो उनको वर्तमान में वो PCC के उपाध्यक्ष हैं, उनको PCC उपाध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इस्तीफ़ा देने के बाद वो चुनाव मैदान में आए और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो डेफिनेट मान के चलिएगा कि कांग्रेस के अंदर एक रोचक मुकाबला होगा या जो जिला अध्यक्ष को थोपने की जो बात की जा रही थी वो उसको तो कम से कम संगठन के इतना नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे एक ये सवाल है रजाक भाई, आपने कहा कि होरा जी का जो दावेदारी है कोई आश्चर्य का विषय नहीं है मेरे लिए, खासकर आपने कहा तो एक PCC का उपाध्यक्ष और 2 बार का विधायक अगर जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करता है तो आश्चर्य की विषय क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो इसके पीछे अपन सब समझ रहे हैं, पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस के अंदर अधिकांश क्या है, कहा जरूर जाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा और DRO BRO की भी नियुक्ति होती है, लेकिन देखा यह जाता है कि चुनाव जो है आंकड़ों की मर्जी से ही होता है और अधिकांश जगह जो है प्रत्याशी को थोपा जाता है। हमने आज तक देखा है, चाहे वो घामेश्वरी साहू बनी हो या सरल लोहाना जी बने और जो भी जिला अध्यक्ष बना उनको थोपा गया है। कार्यकर्ताओं के बीच से उनका चुनाव नहीं हुआ है और कभी नहीं होता। वैसे ही इस बार भी जिस तरीके से PCC के खास करके रामगोपाल अग्रवाल जी धमतरी में सक्रिय है तो उनको पूरा अंदेशा इस बात का है कि यहाँ भी थोपा जा सकता है और संभावना तो ऐसी थी कि शरद लोहाना जी को भी दोबारा रिपीट कर देंगे। तो उस संभावनाओं पर प्रतिचिन्ह खड़ा करने के लिए गुरमुख सिंह होरा ने अपनी दावेदारी पेश की। नहीं, उनके पास तो बहुत सारे ऐसे ही सिपा सलार है जिनका नाम आगे कर सकते थे, वो खुद अपना नाम आगे करने के लिए क्या खेल है? आज की तारीख में मुझे लगता है कि गुरमुख सिंह होरा अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। गुरमुख सिंह होरा के पास अब क्या है, खोने के लिए कुछ ही नहीं है, पाने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। आज अपन देखते हैं कि विधानसभा चुनाव जब वो हारे 465 वोटों से, उसके बाद से ही उनके अंदर में अंतर्मन में एक पीड़ा है कि मुझको भाजपा ने नहीं हराया, मैं अगर हारा हूँ तो कांग्रेसियों के कारण हारा हूँ और उन जिन कांग्रेसियों के कारण वो हारे हैं उनको आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और पिछले दिनों जब 2-3 बार बैठक हुई कांग्रेस की राजीव भवन में, यहाँ पर उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त भी किया। उन्होंने तो साफ साफ ये कहा कि आज कांग्रेस में उन लोगों की पूछपरछ की जा रही है जिन्होंने कांग्रेस को ही हराने का काम किया है। तो उनके अंतर्मन में कहीं ना कहीं, और ऊपर से भी हम ये देख रहे हैं, सीधी बात ये है कि हमारे CM भूपेश बघेल साहब भी उनको इग्नोर करके चल रहे हैं। आज की तारीख में अगर उनके कोई सपोर्टर है तो श्री चरणदास महन। ये माना जाए कि गुरमुख सिंह होरा वजीर को उड़ाकर मोहरों को पद दिलाना चाह रहे हैं। कुल मिला के ये भी हो सकता है, ये खेल हो सकता है। नहीं, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है दीप सलमान जी कि अगर तमाम परिस्थितियाँ अगर अनुकूल होती हैं और गुरमुख सिंह जी होरा जिला अध्यक्ष बनते हैं तो इससे कांग्रेस को क्या लाभ होगा और आगे चल के यहाँ की राजनीति कांग्रेस की किस दिशा में जाएगी? ये बड़ा आश्चर्य का विषय, यही तो बोलो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जैसे आपने कहा कि मैं गुरमुख सिंह होरा को राजनीति का यूनिवर्सिटी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, नो डाउट कि वो यूनिवर्सिटी है और ऐसा यूनिवर्सिटी जो है इस तरह का दाव खेलेगा, ये लोगों को पच नहीं रहा है और लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आखिर इतने छोटे पद के लिए इतने बड़े व्यक्तित्व का जो धनी है वो क्यों। नहीं, मेरा सवाल यह तो समझिए आप, मैं तो पहले ही इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई में आया है ना।
मेरा सवाल ये है कि अगर वो जिला अध्यक्ष बन जाते हैं तो कांग्रेस की राजनीति में क्या परिवर्तन मैं आएगा? वही तो उसी सवाल पे आता मैं। आपने कहा, आपका ही बात है कि वो एक यूनिवर्सिटी भी है राजनीति के, और दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ भी रहे हैं। तो इतने बड़ा यूनिवर्सिटी वाला, इतने बड़े दाव पे सीखने वाले, दाव पे सिखाने वाले राजनीतिक, आखिर क्या ऐसा कारण आ गया कि अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं? और रही बात, पहला सवाल आपका, दूसरा सवाल आपके जिला अध्यक्ष बनते हैं तो क्या परिदृश्य होगा कांग्रेस का? कांग्रेस अंदर क्या परिस्थिति है? इसमें कोई तो बंदे की 2 बार के विधायक रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी चौड़ी फौज है। शहर में भले हमको नज़र आता है कि 6-7 लोग ही उनके साथ है, ऐसा नहीं है। ग्रामीण स्तर पे उनकी बहुत बड़ी ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। तो कहीं न कहीं उसमें एकजुटता है कि अगर मान लो बन जाते हैं जिला अध्यक्ष तो कांग्रेस के संगठन को मजबूती ही मिलेगी। अब दुबे जी, मेरा एक सवाल यहीं पर ये होता है, चलो जैसे ये बोलते हैं कि गुरमुख सिंह होरा जी के बनने के बाद ना कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, तो वर्तमान जो जिला अध्यक्ष है शरद लोहाना, क्या उनके नेतृत्व में कांग्रेस संगठन मजबूत है कि नहीं है? मुझे लगता है कि वो जो ज़मीन तक पकड़ होनी चाहिए वो नहीं, कुछ जो गुटबाजी है वो चरम पर है। कुछ लोग हैं उनके आसपास हैं या उनके जो साथी लोग हैं कह सकते हैं, उनके अलावा जो ज़मीन पे हालात हैं वो सही नहीं हैं, ज़िले भर में सही नहीं है। मैंने जो अनुभव किया है, ज़िले भर में भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो कांग्रेस संगठन का नेतृत्व करने में शरद लोहाना जी सफल नहीं हुए, ऐसा माना जा सकता है? नहीं, जो उनको ऊपर से वो मिल रहा है वो उसी स्तर क्या हो पर, सकते हैं? जैसे राम गौरव अग्रवाल जी जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, वही होता है। स्वतंत्र नेतृत्व का मौका तो मिला ही नहीं है। हाँ दीप, आप क्या मेरा सोचते हैं? मानना यह है कि वर्तमान जो जिला अध्यक्ष है, जी, ठीक है, अपन संतुष्ट हैं, नहीं असंतुष्ट है कार्यकर्ता, वो अलग बात है। लेकिन होता क्या, जब तुलना होती है कि इनके जगह में और कोई आएगा तो और ज़्यादा मजबूत होगी पार्टी, इसका मतलब ये नहीं कि पिछले जो अध्यक्ष है वो कमजोर कड़ी है, असफल हो गया होगा, ये ऐसा नहीं। तुलना इस तरह की होती है कि इसका नया कोई आएगा तो हो सकता है कि और ज़्यादा मजबूती मिल जाए। नहीं तो कांग्रेस संगठन की अपन बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र भाई, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज तो सत्ता में है कांग्रेस, और सत्ता में रहते हुए शरद लोहाना जी जिला अध्यक्ष बने। इसके पहले जब विपक्ष में थी कांग्रेस, उस समय मोहन लालवानी जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मोहन लालवानी और शरद लोहाना के कार्यकाल की अपन अगर तुलना करें तो क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, कार्यकाल की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि एक विपक्ष में रहा है जिला अध्यक्ष। हाँ, उसकी एक अलग जिम्मेदारी क्या होती अंतर है। लगता है? वही विपक्ष में अपने कार्यकर्ताओं के लिए जितना भी उसका नेता करता है वो पर्याप्त होता है, जी। क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं होती। वो ये मानसिकता बनाकर चलते हैं कि हम विपक्ष में हैं और हमारा नेता जितना भी कर रहा है वो वही पर्याप्त हमारे है। लिए। लेकिन जब सत्ता में आ जाती है पार्टी तो अपेक्षाएं बहुत बढ़ ज़्यादा जाती है, बहुत बढ़ जाती है। और उस समय अगर वो नेता पूरी न कर सके तो वहाँ पे वो कहीं न कहीं एक बोला जाए कि आरोप का पात्र बन जाता है कि ये नहीं हुआ करके। तो दोनों परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में कोई भी रहे उसको कहीं न कहीं 32 दांत के बीच में एक जीभ के समान रहना पड़ता है। कई कार्यकर्ताओं की कई अपेक्षाएं होती है और सभी की पूरी नहीं की जा सकती। उसके पास लिमिटेड एक अधिकार रहते हैं, लिमिटेड शक्तियाँ रहती हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मोहन लालवानी के बनिस्बत शरद लोहाना ज़्यादा सफल रहे या असफल रहे। दोनों अपनी अपनी जगह में अपनी क्षमताओं इसमें एक और ये जोड़ना चाहूँगा, लेकिन तुलना तो होती है देवेंद्र जी कि जब अगर एक अध्यक्ष है दूसरा फिर नया अध्यक्ष है तो तुलना तो होती है कि इनके कार्यकाल ये था, स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक तुलना। मैं जोड़ना चाहूँ, जब सत्ता में होती है कोई पार्टी तो वो अपने मैनेजर नियुक्त करती है। हाँ, राइट। जब विपक्ष में होती है तब नेता लड़ाका पैदा होता है, सही बात है, क्योंकि विपक्ष में लड़ना पड़ता है। जी। तो जब भी जो महत्वपूर्ण पद है ना विपक्ष में रहते हुए वो ऐसे लोगों को दिया तो लड़ें, हाँ, लाठी खाएं, डंडे खाएं, सड़क पर उतरें। दो चीज़ होती है अतुल दुबे जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, विपक्ष में जब मोहन लालवानी यहाँ जिला अध्यक्ष थे तो उनका काम क्या था? सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, है ना, बस। और अपने जनाधार को बढ़ाना। और उसमें मुझको लगता है कि मोहन लालवानी बहुत हद तक सफल रहे। जिला अध्यक्ष के रूप में मोहन लालवानी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और उसके समय में एक माहौल भी बना था। और फिर उस दरमियान में जिला पंचायत के चुनाव हुए और दीगर जनपद पंचायत के चुनाव हुए तो उस समय कांग्रेस सफल भी हुई। अब उसके बाद जैसे शरद लोहाना जी बन गए। शरद लोहाना जी कब बनाए गए? जब कांग्रेस सत्ता में आई। तो सत्ता में आने के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैनेज करना पड़ता है। आम नागरिकों की जो समस्या है उसको लेकर के आपको शासन तक पहुंचा के उसका समाधान करना है। साथ ही शासन की खराबियां नहीं उठानी आपको। इसमें मुझको ये लगता है कि एक
एक एक्टिव के साथ साथ आपके पास एक विजन होना चाहिए। विजन होना चाहिए। जो एक जिलाध्यक्ष के पास ना विजन होना चाहिए या एक्टिव होना चाहिए, इस मामले में शरद लोहाना को आप कहाँ पाते हो? तो क्या होता है रजाक भाई, आपने कहा कि जब शरद लोहाना जी बने तो सत्ता आने के बाद बने, तो नो डाउट इसमें कि सत्ता आने के बाद तो घोषित तौर पर वैसे एक शक्ति, एक फोर्स काम करना शुरू कर देती है ना। और जो फोर्स शुरू होती है ना काम करने के लिए, तो सफलता अपना आप मिलती जाती है। मैं इस पर दीदी बता रहा हूँ तुमको, हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब मेरी भावना नहीं है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद महोदय ने करीब करीब 2 साल तक जिला कार्यकारिणी की बैठक भी नहीं बुलाई। एक तो जिला कार्यकारिणी का जो गठन हुआ वो करीब 6-7-8 महीने के बाद हुआ, उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक भी नहीं हुई। ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस संगठन नाम की कोई चीज़ है धमतरी में करके। अब अभी देखेंगे आप, जजब चुनाव नज़दीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं, तब जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भी 75% सदस्यों ने इस बात को लेकर नाराज़गी जारी की कि भैया आप जब हमको रखे हो, हमको उपाध्यक्ष बनाए हो, महामंत्री बनाए हो और अदर कार्यकारिणी में रखे हो, तो आप हमको बुलाते क्यों नहीं? हमको आप इसी तरीके से बुलाइए, इसी तरीके से मीटिंग कीजिए करके। वहाँ मेरी जानकारी के हिसाब से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, हाँ मेरे से होगी, अब आंदे ऐसा नहीं होगा करके। तो इस महीने में क्या, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा रजाक भाई आपको, आप सुनिएगा बात को, कि जैसे ही शरद लोहाना जी बने जिलाध्यक्ष, सत्ता भी आ गई, लेकिन उसके बाद जो कोरोना का पीरियड आया 2 साल तक का, तो कोरोना का पीरियड में कोई कामकाज उनके द्वारा भी नहीं हुआ और किसी के द्वारा भी नहीं हुआ। उसके बाद अब क्या होता है नहीं, यहाँ पर एक आपत्ति, सुनो, हाँ, आप जैसे कह रहे होंगे नहीं हुआ, हाँ, भाजपा संगठन, और भाजपा संगठन में लगातार वर्चुअल मीटिंग हुई है और हम लोग भी प्रेस से जुड़े हुए हैं और हर महीने जो हम लोगों की वर्चुअल मीटिंग होती है, वर्चुअल मीटिंग हुई है भाजपा संगठन में, जिला भाजपा कार्यालय में और प्रदेश भाजपा कार्यालय में लगातार इनके नेताओं बीच में हुई, जबकि कांग्रेस में नहीं हुआ। आजकल डिजिटल का युग है और इस डिजिटल युग में आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते नहीं। तो अब उनका आंकड़ा देखिएगा ना आप, आंकड़े में सर आपका गौर लीजिए कि पूरे जिले में डिजिटल जो कार्यकर्ता बनाने का जो इनका वो चला, प्रक्रिया चला, उसमें धमतरी जिला जो है पूरे प्रदेश में सेकंड या फर्स्ट नंबर पे था। कार्यकर्ता है फर्स्ट नंबर पर, हाँ फर्स्ट नंबर पे था वो। तो काम तो हुआ ना कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, कार्यकर्ताओं को बनाने का, IT सेल के माध्यम से हुआ ये काम। अच्छा, एक बात भी है, एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि एक तरफ कार्यकर्ता और आपकी पार्टी के लोग ही आपके ऊपर तरह के आरोप लगा रहे हैं, कितने लोग, और दूसरे सुने ना, दूसरी तरफ PCC की ओर से आपको सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष के रूप में, है ना, महिमामंडित किया जाती है। अब इससे खुद कार्यकर्ता कंफ्यूज है। हमारे नेता तो इनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं और प्रमाण पत्र ये दे रहे हैं कि ये बहुत सक्रिय करके, और हमारी नज़र में ये सक्रिय नहीं है करके। तो 100% कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की हिम्मत तो शायद प्रधानमंत्री में नहीं होगी। वो एक कहावत है ना कि रामराज में भी है, इसमें तुलना की मैं आपको बात करना चाहूँगा। अधिकांश कार्यकर्ता जो होते हैं ना, वो सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते, और कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन शरद लोहाना के बारे में जिस तरीके से बातें आई, छन करके मीडिया के पास ही आती है ना, हमारे आपके पास ही तो आती है ना, उसमें अपने को ये पता लग जाता है कि सामने वाले को लेकर के क्या व्यू है उसका। ठीक बोल रहे हो, और व्यू के आधार पर ही ये सवाल उठा है। ठीक बोल रहे हो। उसमें अधिकांश या कुछ कार्यकर्ता हो सकते हैं, पूरे कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं हो सकते, ये भावनाएं अलग अलग होती है। मैं आपको राजनीतिक तुलना जैसे होती है, मैं आपको एक मिनट आपको लूँगा समय। देवेंद्र मिश्रा जी, एक गांव में एक बदमाश आदमी रहता था और इतना बदमाश था कि जैसे किसी घर में कोई मर गया तो दफनाते हैं लाश को ना, तो आदमी जाके लाश को खाड़ के उसके दफनाने वाले बाजू, कब्र के बाजू में रख देता था। पूरे गाँव वाले उसको गाली बकते थे कि इतना नीच आदमी है, इतना संवेदनहीन आदमी है, मानवता का दुश्मन है। समय साथ गुजरता चला गया, उसका लड़का जवान हुआ तो वो क्या किया, जिसके घर का जो लाश था जो दफनाते थे, उस लाश को उठा के उसके घर के सामने रख देते थे। तो गांव वाले क्या बोलने लगे, यार इससे अच्छा तो इसका बाप था कि कम से कम लाश को बाजू, कब्र के बाजू में रखता था, तो घर का सामने ला के रख रहे हैं। तो राजनीतिक जो तुलना होती है ना, कमोबेश इसी तरह की होती है। इससे अच्छा तो वो आदमी था यार, जब नया आएगा, इससे अच्छा तो पुराना आदमी था कि कल को कुछ तो किया। देखिए, मैं इससे की तुलना होती है। राजनीति और पद सारे आर्थिक फायदे उठाने के लिए हैं, इसलिए हमको इसमें नहीं जाना चाहिए कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। नैतिकता की आप अपेक्षा बिल्कुल मत रखें, राजनीति से नैतिकता की अपेक्षा बिल्कुल मत रखें, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो। ये केवल एक तंत्र है जो बनाया गया है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के लिए और बाकी लोगों से लूटने के लिए। ये सच्चाई है, इसलिए हम इसमें नैतिकता की अपेक्षा बिल्कुल मत रखें।
घोड़ा जी दावेदारी किए हैं, है ना, उसके बाद कांग्रेस का क्या राजनीतिक परिदृश्य बनेगा करके उस पर तो अपनी चर्चा पूरी हो जाए ना। मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ेंगे या जिलाध्यक्ष बनेंगे। हाँ। उनने केवल कुछ अपने लोगों को सेट करने के लिए, और दूसरा जो अभी जिलाध्यक्ष जिनको रिपीट करने की चर्चा चल रही है, हासिल करने के लिए जिनको रिपीट करने की चर्चा चल रही है लोहाना जी को, उनके आड़े आने के लिए ने वो एक व्यूह रचना रची है कि संभवतः बदल दिया जाए, लेकिन ऐसी संभावना मुझे कम लगती है। और इसके हिसाब से भी सर्वसम्मति से चुनाव नहीं हो पाएगा कांग्रेस से, कभी नहीं होता है, थोपा जाएगा, कभी नहीं होता, हमेशा थोपा जाएगा। तो ये थी हमारी चुनावी बातचीत, जिसमें हमने कांग्रेस संगठन में होने वाले चुनाव के बारे में गहराई से तफसीलात से बात की। अब चलते हैं मौजूदा सियासी तस्वीर के बारे में। कांग्रेस में जहां गुटबाजी है संगठन चुनाव को लेकर, वही भाजपा भी इससे अछूता नहीं है। कांग्रेस के गुटबाजी तो सत्ता में होने के कारण दिख रही, लेकिन भाजपा की गुटबाजी कई घड़ों में बटी हुई दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम दुबे जी से। दुबे जी, ये जो भाजपा के प्रदर्शन होते हैं उसमें क्या नज़र आता है? क्या भाजपा विपक्ष में होने के बाद एकजुट हुई है कि अभी भी बिखराव है उसमें? ये तो राजनीतिक दलों का पुराना रोग है। भाजपा में वही स्थिति है कि वो एक दूसरे खुद को आगे बढ़ाने, बाकी को पीछे करने के, स्वाभाविक है, राजनीति में ये होता ही है। लेकिन इनके साथ क्या है कि बड़ा संगठन जो लगा रहता है, संघ, उसके कारण बचे रहते हैं। वो कई बार डंडा चला देता है, कई बार उनको समझाता है, कुछ सीख देता है, बौद्धिक करता रहता है उनका, तो ये बचे रहते हैं। लेकिन संगठन गुटबाजी तो इनमें भी है। जब भी कोई प्रदर्शन होगा तो कुछ लोग ही उसमें शामिल होते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं। गुटबाजी तो हमेशा दोनों संगठनों में हमेशा रहती है, उसमें कोई वो नहीं है, भाजपा में भी है। दीप शर्मा जी, अभी आप कहाँ पाते हैं विपक्ष के तौर पे भाजपा कितनी सफल हुई? मैं तो बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सफलता उनको मिली भाजपा को, कि अभी एक दो आंदोलन को देखने से ही लगा कि थोड़ा सा हल्का सा सक्रियता जागी है। बाकी इतने साल तक 4 साल बीत गए, भाजपा की सक्रियता उस स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे या ज़मीन में कहीं नज़र नहीं आई। और रही बात, आपने ही स्वीकार किया कि कई धड़ों में बटी है, तो लोग, आम लोग या पत्रकार भी देख रहे हैं कि विधायक गुट अलग चल रहे हैं, संगठन गुट अलग चल रहे हैं, पार्षद भाजपा के पार्षद भी अपना एक अलग गुट बना के चल रहे हैं, समानांतर पैरेलल संगठन बना के चल रहे हैं। तो अगर 3 संगठन एक साथ काम कर रहे हैं और जब एक पार्टी का कार्यक्रम होता है तो तीनों अलग अलग बिखराव की स्थिति में देखते हैं, तो वैसे पार्टी को सफलता या संगठन को सफलता कहाँ मिल पाएगी? प्रत्याग रिजवी जी, भाजपा अभी तक के जनहित के मुद्दों को उठाने में कहीं न कहीं पीछे रही, या जिसको बोला जाए वो सफलता नहीं मिली जिसकी उनको दरकार थी। आप क्या मानते हैं कि और भाजपा को क्या करना चाहिए जिससे एक सही विपक्षी साबित हो? देखिए, भाजपा जो है विपक्ष की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से करती है, लंबा अनुभव रहा है। हाँ, और बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी मुद्देश्वरी जी बनी है, और शिव प्रकाश जी जो संगठन मंत्री बने हैं, उन्होंने धीरे धीरे पूरे कभी सरगुजा, बस्तर, रायपुर संभाग का दौरा किया, और दौरा करने के बाद उन्होंने पार्टी की स्थिति का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद देखिए कि हम आज कहाँ पर खड़े हैं करके। अगर 90 में 70 सीट कांग्रेस जीत जाती है और आप 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद सत्ता से बाहर हो जाते हैं, अचानक ऐसा क्यों हुआ? या तो आपकी संगठन की कमजोरी थी, या फिर आप जिस तरीके से जनता की अपेक्षाओं पर कसौटी पर खरा उतरना था, आप नहीं उतर पाए। तो ये दोनों चीज़ों का उन्होंने करीब मैं सोचता हूँ कि 2 साल से अवलोकन किया है, और समीक्षा लगातार वो करते रहे। आके लगातार कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, मतलब हाल में इनकी मीटिंगें होती रही है। उसके बाद उन्होंने अपना एक कार्यक्रम बनाया, और वो कार्यक्रम के तहत आपको जनता के बीच जाना है और आपको अपना एक जनाधार बनाना है, और जो खोया जनाधार है उसको वापस ला के फिर से हमको सत्ता का सत्ता अपने को हासिल करना है। आज जिस तरीके से भाजपा यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही है या जनहित के मुद्दे, जैसे कल ही अपन देखते हैं यहाँ पानी निकासी की समस्या के मुद्दे पर, या विकास शुल्क जो बढ़ा दिया गया है, और दीगर जो उनकी बुनियादी मांगे थी उनको लेके जो उन्होंने किया, इससे एक संदेश तो ये गया है कि आज भाजपा आज भी सक्रिय है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी विशेषता जो मैं जानता हूँ, उनके अंदर लड़ने की ताकत है, वो जीवटता है उनके अंदर में, और वो किसी भी चीज़ को जोश और खरोश के साथ हासिल करना चाहते हैं। ये टेम्परामेंट उनका जो है ना, ये उनको जिंदा रखता है। और आज सवाल, इससे उनको राजनीतिक रूप से क्या लाभ मिलेगा? जैसे दीप शर्मा जी ने कहा ना कि भाजपा आज कई गुटों में बटी हुई है। नो डाउट पार्षदों का अपना एक गुट है, नो डाउट संगठन से जुड़े लोगों का अपना गुट है, यहाँ तक कि महिला संगठन का भी अपना गुट है। लेकिन क्या होता है, जब एक मुख्य धारा में जब आके खड़े होते हैं ना, तो ये एक दिखते हैं।
ये आप और हम जानते हैं कि इनकी गुटबाजी है, या उस पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, लेकिन जनता के बीच में ये संदेश जाता है कि भाजपा आज जनहित के मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रही है। डेफिनेटली इसका आने वाले समय में इसका राजनीतिक रूप से भाजपा को लाभ मिलेगा। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, एक मिनट, बहुत अच्छी बात अभी रजाक भाई ने कही कि जैसे नगर निगम में विकास शुल्क को लेके या पानी निकासी या पानी भराव को लेके भाजपा वालों ने प्रदर्शन किया। ठीक है, ये जनहित का मुद्दा हमको नज़र आता है, लेकिन ये देन किसकी है? 100 साल तक कौन था नगर निगम में, नगर पालिका में? भाजपा का ही शासन रही है। दूसरी बात, इसके पहले एक बार आपको याद दिला दूँ रजाक भाई कि इन्होंने जेल भरो आंदोलन किया धमतरी में। कौन से मुद्दे को लेकर जेल भरो आंदोलन किया? कि धरना प्रदर्शन को लेकर जो पॉइंट आउट किया गया था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये पाबंदियाँ लगाई जाएगी, उस मुद्दे को लेके जेल भरो आंदोलन किया गया भाजपा के द्वारा। ये कौन सा जनहित का मुद्दा था, हमें बता दीजिए आप। इसको क्या आप जनहित का मुद्दा मानते हैं? महंगाई दरकिनार है, जन समस्या दरकिनार है, वार्डों में जो समस्याएं हैं वो दरकिनार है। ये जो धरना प्रदर्शन को लेकर जेल भरो आंदोलन किए थे, इसके पहले जो हुआ है धमतरी में, केवल धरना प्रदर्शन पे जो पॉइंट आउट किया गया था, बिंदुओं जोड़ी गई थी कि ये बिंदु में प्रतिबंधित रहेगा, उस पॉइंट को लेके जेल भरो आंदोलन भाजपा का हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन सा जनहित का मुद्दा है ये? भाजपा क्या हो रहा है दीप, अभी लगातार कुछ ना कुछ मुद्दों को लेकर के, जैसे आज ही जर्जर सड़क के मामले को लेकर के लोग सामने आए हैं। पहले खरेंगा से लेकर कोलियारी जो जर्जर सड़क मार्ग है जहाँ पर हाईवे चलती है, उसको लेकर के लोग आए हैं। लगातार एक के बाद एक जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं ना, उस मुद्दों से, और आपकी हमारी समस्या है वो, और जनता की आवाज़ को अगर वो उठा रहे हैं तो अपनी सक्रियता तो दिखा रहे हैं। एक बार और कहना चाहूँगा रजाक भाई कि आपने भी खरेंगा रोड की बात की, इसमें कम से कम निशु चंद्रा का विपक्ष में रहते हुए 3 बार आंदोलन कर चुका था। हाँ, 3 बार आंदोलन, उस समय भाजपा शासन में थी। देखो क्या है, भाजपा शासन में उस समय समस्या वही रहती है, नेतृत्व करने वाले चेहरे बदल जाते हैं। क्यों? नेतृत्व करने वाले, अब उसको क्या होता है कि बुलाने का सवाल पैदा होता है। उस समय जैसे आपने निशु चंद्राकर को कहा ना, तो निशु चंद्राकर उस मुद्दे को बुला लिए, और बुलाने के बाद वो जिला पंचायत में पहुंच गए। आज भाजपा भी वही काम कर रही है। समस्याएं तो आपकी यही रहेगी। आज ये बताओ मेरे को, पानी निकासी के लेकर के इन लोग जो स्ट्राइक किए हैं, है ना, विकास शुल्क की बात की है, जैसे कांग्रेस का आरोप है कि वो 28 लाख रुपया जो रुद्री रोड में एक माल बना, उसके जो 28 लाख रुपया हैं वो कहाँ गए भैया? उसका कोई जवाब नहीं। आज हाईटेक बस स्टैंड के लिए 7 करोड़ रुपया आया, भाजपा शासनकाल के समय में आया, वो 7 करोड़ रुपया कहाँ चल दिए भैया? क्यों लेप्स हो गए? आज गोकुल नगर की जो बात थी, बनाना था, आज गोकुल नगर के लिए जगह भी आपके शासनकाल में, आपके कार्यकाल में तय की गई, लेकिन वो आज गोकुल नगर भी नहीं बना करके। देखो चेहरे, चाल चरित्र और चेहरा जो है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। राजनीति कभी नहीं बदलता। मेरा मानना है कि जनता को आप भ्रमित करने में कितने सफल होते हो, ये राजनीति। तो फिर भाजपा की जो राजनीति है जनहित के मुद्दों को लेकर नहीं है, बात चेहरों की हो रही है। तो हम ये भी मुद्दे को सामने रखते हैं कि जैसा कि रज्जाक भाई ने कहा कि भाजपा जो है विपक्ष में बहुत धारदार रही है, लेकिन एक तस्वीर जो अभी आप हम सब एहसास करते हैं कि वो स्थापित चेहरे, वो स्थापित नेता या समर्पित कार्यकर्ता आज आंदोलनों में नहीं दिखते। और ये भी माना गया है कि भाजपा के इस 15 सीट पे सिमटने का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जहाँ कार्यकर्ताओं में, जहाँ जनता के बीच में आक्रोश रहा, वहीं स्थापित नेताओं को जो दरकिनार किए थे, उसके कारण से भी ये दुर्गति देखने को मिली। आज भी तस्वीर वही है कि धमतरी में देखेंगे नए नए चेहरे दिखाई देते हैं। वो लोग जिनको कभी विपक्ष के तौर पे एक नेता माना गया था, वो चेहरे गायब हैं। इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, जो पुराने चेहरे थे वो तो मेरे ख्याल से हाशिए पर हैं, और अब वो जो वापस आएंगे मुझे नहीं लगता। जो अभी जो चेहरे हैं, इन्हीं के साथ भाजपा आगे बढ़ेगी। और चुनाव से पहले, ठीक चुनाव से पहले बहुत सारे नए चेहरे पूरे प्रदेश में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनको सत्ता हासिल करनी है किसी भी कीमत पर। रजाक भाई, आपसे व्यक्तिगत कभी नहीं आते। महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे कि पुंडेश्वरी जी की बात आपने की है, जितने बार भी पुंडेश्वरी जी ने दौरा किया, हर बार नेगेटिव रिपोर्ट दी है, आपको मालूम है? ये आपको मालूम होगा कि नेगेटिव रिपोर्ट ही उनका गया है स्टेट में, राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरी बात ये है कि क्या आपको लगता है कि जैसे लोकसभा में जो फार्मूला भाजपा ने अपनाई थी, अगर विधानसभा में अपनाती है तो कहीं न कहीं जीत का मार्ग प्रशस्त हो सकता है? हाँ यार, 2023 की तस्वीर बदल हाँ, सकती है। हाँ सही, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन धमतरी जिले के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ना, प्रदेश स्तर की बात करेंगे तो किसी भी अपन करेंगे। क्या होता है कि भाजपा का एक NGO है, सूर्या फाउंडेशन, जिसके माध्यम से वो लगातार सर्वे कराते रहते हैं,
और सर्वे करा करके वो फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या स्थिति बनेगी, क्या है, कैसा है, ये करके, और लगातार 6 महीने में, साल भर में या 4 महीने में उन लोग ले रहे हैं। और अभी तो लगातार हर 2 महीने में उनके पास नया अपडेट बन रिपोर्ट जा रही है, तो उसके हिसाब से वो लोग अपनी पॉलिसी बनाते हैं। और रहा सवाल धमतरी जिले के भी 3 सीटों की अगर बात करें तो 3 में 2 सीटें तो आज भी भाजपा के हाथ में हैं, 1 सीट पर कांग्रेस है। अब धमतरी में और कुरुद और सियावा की अगर बात करें तो तीनों की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। आने वाले समय पता लगेगा कि कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी कौन होता है, भाजपा का कौन प्रत्याशी होता है, किसको क्या समर्थन मिलता है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये है कि तमाम दोनों पार्टियों में सिर्फ 3% का वोटों का डिफरेंस है। करीब करीब 30% वोट कांग्रेस के हैं और 26 या 27% वोट बीजेपी के हैं। आपके जो 5 या 7-8% जो वोट रहते हैं ना, वो तत्कालिक इशू के ऊपर डिपेंड करता है। आप तत्कालिक आप मुद्दे प्रभावित करते हैं और उसके हिसाब से आप नहीं, परिदृश्य को थोड़ा सा बड़ा करें अपन। मैं जो आपका सवाल जो मैं करना चाह रहा था, परिदृश्य को बड़ा करना चाह रहा था कि जैसे लोकसभा चुनाव में स्थापित नेता चाहे रायपुर के बैस जी हो, चाहे चंदूलाल साहू, लगातार जीतने वाले प्रत्याशी हो, इन सबको दरकिनार करके और बड़े बड़े लीडर को दरकिनार करके बिल्कुल फ्रेश चेहरे को सामने लेके आई लोकसभा चुनाव। नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी विधानसभा चुनाव मान लो ऐसा फार्मूला अपनाते हैं तो क्या सरकार वापस बना सकती है भाजपा? सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन इस फार्मूले पर काम करेंगे वो। 70% बदल दिए जाएंगे। इस बात की मान के चलिए, जो चेहरे पिछले बार भाजपा से लड़े हैं ना, उसमें आपको 95% चेहरे नहीं दिखेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। है ना। चलिए, सभी नेताओं को हमारी शुभकामनाएं। ये थी हमारी सियासत की बात, जिसमें हमारे प्रतिष्ठित पत्रकारों ने अपने विचार रखे, बेबाकी से रखे, ना कोई अदावत, ना कोई शिकायत, ना ही कोई सियासत। सभी लोगों ने बिना किसी पूर्वाग्रह के एक अच्छा मंथन किया कांग्रेस और भाजपा की राजनीति के ऊपर। हम फिर मिलेंगे मीडिया की चौपाल में अपने इन्हीं मेहमानों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।